हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर 15 फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स ट्रेंड के क्वेश्चन आंसर. सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज इंडियाज पर कैपिटा इनकम इन ईयर 2015. सो आंसर इज इंडियाज पर कैपिटा इनकम इन ईयर 2015 was $1590. क्वेश्चन नंबर 2, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ मेजर्ड बाय विच फैक्टर्स. कि जीवन स्तर को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ मेनली मेजर्ड बाय हेल्थ एंड एजुकेशन. की शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड को इफेक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. कि आज़ादी के समय भारत की कितनी जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी. तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अराउंड 72% ऑफ पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. तो हमारी 72% पॉपुलेशन जो है इंडिपेंडेंस के टाइम में एग्रीकल्चर में एंगेज थी. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001 to 11. कि 2001 से 11 के दशक में भारत की जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेट क्या थी. तो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 2001 to 11 वाज 17.64%. क्वेश्चन नंबर 5 इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार की जाती है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन वर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है भारत सरकार के द्वारा कब लागू की गई थी. तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड इन ईयर 1991 में स्टार्ट किए गए थे. व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन के बारे में आप क्या समझते हैं. इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़. इसमें जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं उनको सरल कर दिया जाता है. रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी ईजी कर दिया जाता है. और रिमूवल ऑफ अनवांटेड कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस. और जितने भी अनवांटेड जो कि मतलब अलग से जितने भी हमने कंट्रोल्स और रेस्ट्रिक्शंस इंडस्ट्रीज़ पे लगाए होते हैं वो उनको रिमूव कर दिया जाता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन. का क्या मतलब होता है. इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी. की जब अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ावा दिया जाता है इज़ कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन. तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहेंगे. अंडर इट और इसके अंदर जो है प्राइवेट सेक्टर इज़ गिवन मोर अपॉर्चुनिटी. इसमें जो प्राइवेट सेक्टर होता है निजी सेक्टर जो होता है उसको ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं. और रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज़ डिक्रीज. कि गवर्नमेंट के जो रोल्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन. क्या होता है आपको बताना है. तो ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी. कि जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था है विद द ग्लोबल इकोनॉमी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इकोनॉमिक से डील करती है. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच नेशनल इकोनॉमी इज़ एक्सपेंडेड बियॉन्ड द पॉलिटिकल टेरिटरीज. कि जो हमारी राजनीतिक जो टेरिटरीज़ हैं उनसे परे हटकर जो है नेशनल इकोनॉमी काम करती है. वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस, कैपिटल, लेबर, नॉलेज, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा. तो इसमें इन सभी चीज़ों को जो है फ्री कर दिया जाता है कि वो कहीं पर भी जाके अपना काम कर सकते हैं. जैसे गुड्स हैं कहीं पे भी आप बेच सकते हो, सर्विसेज अपनी दे सकते हो, कहीं का भी कैपिटल यूज़ कर सकते हो, लेबर यूज़ कर सकते हो, नॉलेज है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी यू कैन यूज़ इन योर बिजनेस और इन योर इंडस्ट्री. Now the next question is what is human capital. ह्यूमन कैपिटल क्या है. तो ह्यूमन कैपिटल इज़ डिफाइंड. ह्यूमन कैपिटल को हम परिभाषित करते हैं एज नॉलेज ज्ञान, एबिलिटी योग्यता, स्किल कौशल एंड फिजिकल कैपेसिटी जो शारीरिक क्षमता है ऑफ अ पीपल किसी भी व्यक्ति की विच हेल्प देम टू प्रोड्यूस मोर जिससे कि वो और ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्लैरिफाई द आइडियोलॉजी ऑफ स्वदेशी. स्वदेशी की जो आइडियोलॉजी है उसे हमें परिभाषित करना है. तो आइडियोलॉजी ऑफ स्वदेशी इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव स्ट्रेटजी ऑफ टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज इकोनॉमिकली. कि ये जो है स्वदेशी की जो भावना है इससे हम हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको और स्ट्रॉन्गन कर सकते हैं, उसको और शक्ति दे सकते हैं. द वर्ड स्वदेशी मीन ऑफ ओन कंट्री. स्वदेशी जो शब्द है उसका मतलब है अपने ही देश में. हेयर इट रिफर्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द इंडियन प्रोड्यूसर. और यहाँ पे जो है हम ऑन कंट्री या स्वदेशी का जो वर्ड है उसका मतलब है कि हम अपने ही देश की जो सर्विसेज हैं या गुड्स हैं उनका यूज़ करें. जैसे कि हम टाटा और पतंजलि के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका
हाउ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफाइंस अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि भारत के अंदर जो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी को कैसे शो करता है कि हमारे जो जीवन स्तर जो है वो कमज़ोर है। तो ये जो है हमारी अर्थव्यवस्था को अंडर डेवलपमेंट है कि विकास के अंदर ही काम कर। तो इसका आंसर है कि इन इंडिया, भारत में अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो, तो प्रति व्यक्ति जो आय है वो बहुत कम है, विच इज़ अ साइन ऑफ अंडर डेवलप इकोनॉमी। तो ये जो है एक इस तरह चीज़ का सिग्नल है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो अंडर डेवलप्ड है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक और विश्व बैंक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2015 इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम वॉज $1590। इंडिया इज़ रैंक्ड 170th पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम, कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से विश्व में जो है हमारा देश जो है 170वें नंबर पे रैंक्ड है। इंडियाज़ ग्रोस पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट ओनली लेस दैन कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, बट इट ऑल्सो लेस दैन द नेबरिंग कंट्रीज़। हम ये कहें कि हमारा देश जो है उसकी ये जो पर कैपिटा इनकम जो है सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी से ही कम नहीं है, बल्कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना, श्रीलंका से भी हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है। एज अ रिजल्ट ऑफ लो पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज़ ऑल्सो लो। तो जैसे कि किसी भी व्यक्ति की जो आय है वो कम होगी तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या होगा, कम होगा। बिकॉज ऑफ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपिक्ट्स लो एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल। और जब हमारी आय कम होगी तो उससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कमज़ोर होगा और ये डिपिक्ट करेगा हमारी लो एबिलिटी को कि हम जो है किसी भी साधन को या सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी इनकम उतनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वाई वाज ग्लोबलाइजेशन सो एसेंशियल। ग्लोबलाइजेशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है तो इट मस्ट बी करेक्ट बाय यू, दैट इट इज़ एसेंशियल। ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है, इट वॉज एसेंशियल, ये ज़रूरी है टू हैव फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, जैसे कि हम गुड्स के मूवमेंट को फ्री कर सकें, सर्विसेज हैं, कैपिटल हैं, लेबर है, नॉलेज है, फाइनेंस है, इन सब चीज़ों को फ्री कर सकें। इट वॉज ऑल्सो एसेंशियल, और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि इसमें जो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि हम कितना क्षमता जो है हमारी प्रोडक्शन की उसको इंक्रीज़ करें और जो क्वालिटी ऑफ हमारे प्रोडक्शन की है वो भी इंक्रीज़ हो सके। देन वुड यू मीन बाय पॉवर्टी, आप पॉवर्टी से क्या समझते हैं? तो पॉवर्टी इज़ अ सिचुएशन, गरीबी एक ऐसी अवस्था है इन विच जिसके अंदर अ पर्सन इज़ अनेबल टू गेट मिनिमम बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, कि वो अपने जीवन की जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाता है। जैसे कि हम बात करें खाना है, कपड़ा है, घर है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सब चीज़ों को भी वो आसानी से नहीं ले पाता है, दैट इज़ पॉवर्टी। What do you mean by trade defect? ट्रेड डिफिक्ट क्या होता है? तो एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ओवर द वैल्यूज़ ऑफ एक्सपोर्ट इज़ कॉल्ड एज ट्रेड डिफेक्ट, कि जब हमारे आयात हमारे निर्यात से ज़्यादा होते हैं तो उसे हम ट्रेड डिफेक्ट कहते हैं। डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? तो स्टेट शोइंग ट्रांजेक्शन्स बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड इट्स नॉन रेजिडेंट्स इज कॉल्ड एज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि जब हम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें ट्रांजेक्शन्स हम शो करते हैं जिसमें जो हमारे यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं या हमारे यहाँ के जो रेजिडेंट्स नहीं हैं उनके बैलेंस को हम उसमें शो करते हैं। व्हाट इज़ स्किल डेवलपमेंट? स्किल डेवलपमेंट क्या है? कौशल विकास क्या है? तो स्किल डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनचांसिंग द स्किल्स ऑफ यूथ, जिसमें हम जो युवा हैं उनके जो कौशल हैं उसको एनचांस करते हैं, उसको निखारते हैं द नेशन, सो दैट यूथ बिकम्स एम्प्लॉयबल, जिससे कि उनको रोज़गार के अवसर मुहैया हो सकें एंड हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रोग्रेस, और उनको और जो है सफलता के अवसर प्रदान हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस? आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज टू ड्राइव द कंट्री टुवर्ड्स द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हम जो है अपने देश को जो है आर्थिक विकास के पथ पर लेकर जाएं। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है या चैलेंज जो है वो हमारे सामने था। व्हाट प्लेड अ वाइटल रोल इन डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ कंट्री, कि किसी भी क्या चीज़ है जो कि किसी भी देश के फ्यूचर को डिसाइड करे? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1990s प्ले अ वाइटल रोल इन डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। 1990 के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, जो आर्थिक सुधार हुए थे, उन्होंने हमारे देश के फ्यूचर को डिसाइड किया। क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द वेरियस फैक्टर्स दैट प्रोवाइड इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि भारत जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है जिसमें विकास हो रहा है? तो कुछ फीचर्स हैं इसके। तो
तो रैपिड इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, जो हमारी राष्ट्रीय आय में जो तेज़ी से वृद्धि हुई है वो है। पर कैपिटा इनकम में जो इंक्रीज़ हुआ है, स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हुए हैं, रैपिड इंक्रीज़ इन सर्विस सेक्टर जो हुए हैं, इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हुए हैं, डिक्रीजेज इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के अंदर जो हमारी वृद्धि दर कम हुई है, एंड इंक्रीज़ इन फॉरेन ट्रेड, और जो हमने विदेशी व्यापार जो बढ़ाया है वो भी ये चीज़ शो करता है। इंक्रीज़ की स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत है, INCRE, this will be show INCREASE, increase in foreign trades. Then question number 9, when is the World Youth Day observed? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड यूथ डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 15 जुलाई 2015। कब से ऑब्जर्व किया गया है, इसको कब से हम मना रहे हैं? तो इट्स 2015। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव? नेशनल जो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जो है उसके प्रेसिडेंट कौन है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके एम्स क्या क्या हैं? तो जो उसके प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मिशन इज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक यूथ स्किल्ड एंड टू मेक काम एम्प्लॉयबल, कि उनको रोज़गार के अवसर मुहैया हो सकें। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ आइडियोलॉजी ऑफ स्वदेशी? सो इम्पॉर्टेंट कि स्वदेशी की जो आइडियोलॉजी है, अवधारणा जो है, ये क्यों ज़रूरी है? तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्वदेशी इज़ एज फॉलो, कि इससे जो है हम इंडिया की जो इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी प्रोग्रेस पॉसिबल हो सकती है। हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ होगा, और इंडियन जो कंपनीज़ हैं उनमें मोर लेबर जो है इंटेंसिव होगा फॉरेन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, और यहाँ पे और रोज़गार के अवसर जो हैं वो जनरेट होंगे। ड्यू टू राइज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इम्पोर्ट विल रिड्यूस एंड विल कॉज सेविंग्स ऑफ वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, और जब हमारे देश का पैसा हमारे ही पास रहेगा तो उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज की जो सेविंग्स हैं वो बढ़ जाएंगी। फॉरेन कंपनीज़ जो हैं वो हमारे देश का प्रॉफिट नहीं लेके जा सकते हैं, और इससे जो है स्वदेशी जो है उनको बढ़ावा मिलता है। इट विल बी मेक द कंट्री सेल्फ रिलायंट, और हम जो है सेल्फ रिलायंट बनेंगे, और प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो हमारे टाइम क्राइसिस के लिए अवेलेबल हो जाएगी। गवर्नमेंट रिसीव्स कंपैरेटिवली मोर रेवेन्यू, सरकार को इससे जो है जो रेवेन्यू है, जो लगान है वो ज़्यादा मिलेगी, इनकम टैक्स मिलेगी, ड्यू टू इंक्रीज़ इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जब हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो घरेलू उत्पादन है वो बढ़ेगा। वर्क कल्चर ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज़ इज़ एज़ पर द सिचुएशन ऑफ द कंट्री, कि जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनका जो कल्चर है, वर्क कल्चर है, वो यहीं पे होगा। एंड द कंपनीज़ यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन द लिमिट, और हमारे ही देश की जो कंपनियां हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं उनका कम से कम यूज़ करेंगे। सम कंट्रीज़ earn more profit by selling goods in Indian market at the time। तो इससे क्या है कि जो हमारी जो कंपनीज़ होंगे वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक लिमिट के अंदर ही यूज़ करेंगे। सम कंट्रीज़ अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स इन इंडियन मार्केट, कुछ जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत के मार्केट में अपने गुड्स को बेचती हैं और उससे भारी जो है मुनाफा कमाती हैं। एट द सेम टाइम क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, और इससे जो है हमें अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेटफॉर्म है उस पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन जब हम स्वदेशी गुड्स को यूज़ करते हैं तो इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्वदेशी लीड्स टू पैट्रियोटिज्म, इससे जो है देशभक्ति की भावना जो है वो भी डेवलप होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, एंड आई होप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।